Good morning, class. Today we will study about the चोलास. स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने मिडिवल पीरियड में मौजूद साउथ इंडिया की जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज थी उसके बारे में स्टडी कर रहे थे. आज हम लोग चोल डायनेस्टीज के बारे में केस स्टडी के रूप में देखेंगे. मेन फीचर्स ऑफ द चोला किंगडम. चोल किंगडम के इम्पोर्टेंट फीचर्स, मेन फीचर्स. ठीक है, पहले बात करते हैं टेम्पल्स की. द चोलास वेयर ग्रेट टेम्पल बिल्डर्स. चोल डायनेस्टी के जो राजा थे वो काफ़ी अच्छे टेम्पल बिल्डर्स थे. मोस्ट ऑफ देयर टेम्पल्स वेयर बिल्ड इन द द्राविडियन स्टाइल. उनके जो भी टेम्पल्स थे वो द्राविडियन स्टाइल में बनाए गए थे. द टेम्पल वेयर ब्यूटिफुली कार्व्ड एंड डेकोरेटेड. जो टेम्पल्स थे वो काफ़ी सुंदर तरीके से उस पर कार्विंग की गई थी, उसे डेकोरेट किया गया था. विद द पेंटिंग्स ऑफ गॉड्स, गॉडेसेस एंड सीन्स ऑफ इपिक्स एंड पेटल वेयर पेंटेड ऑन द वॉल्स. उस जो भी टेम्पल्स बनाए गए थे काफ़ी ब्यूटीफुली, काफ़ी सुंदर तरीके से उनको कार्व किया गया था, उनको डेकोरेट किया गया था. उन पर पेंटिंग्स बनाई गई थी गॉड्स की, गॉडेसेस की, और सीन्स ऑफ इपिक्स and battle were painted on the walls. The temples were also centers of many social activities. वो जो temples होते थे ना वो कई सारी social activities के center भी हुआ करते थे. The बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर इज नाउ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. जो बृहदेश्वर टेम्पल है तंजावुर में वो आज एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना हुआ है और ये चोल डायनेस्टीज के राजाओं के द्वारा ही बनाया गया था. दे ऑल्सो एक्सेल्ड एट मेकिंग स्कल्पचर्स. मूर्ति बनाने की कला में भी वो बहुत ही एक्सेलेंट थे. दे मेड इमेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस इन ब्रॉन्ज एंड स्टोन. उन लोगों ने बहुत सारे गॉड और गॉडेसेस की जो इमेज है वो ब्रॉन्ज या फिर स्टोन की बनाई थी. द ब्रॉन्ज इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा. लॉर्ड शिवा की जो ब्रॉन्ज इमेज है, कांसे की मूर्ति है जिसे हम नटराज कहते हैं. ठीक है, नटराज क्या होता है? डांसिंग लॉर्ड शिवा. भगवान शिव की एक डांसिंग इमेज है जिसे हम लोग नटराज के नाम से जानते हैं. ये आप नटराज का इमेज है ना. ये इट ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ देयर एक्सेम्पलरी वर्क. इसके बाद हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की. द चोल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड. चोल डायनेस्टी की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो काफ़ी अच्छे से, मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड थी. द वास्ट एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 6 प्रोविंसेस. इतना बड़ा एम्पायर जो था वो 6 प्रोविंसेस में बटा हुआ था जिसे मंडलम कहते थे. पूरे एम्पायर को छोटे छोटे प्रोविंसेज में बांट रखा गया था जिसे मंडलम कहते थे. ईच मंडलम वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू वलनाडूस. फिर मंडलम को डिवाइड किया गया था वलनाडु में. एंड ईच वलनाडु कंप्राइज टू अ नंबर ऑफ विलेजेस. और फिर हर वलनाडु को कई विलेजेस में बांटा हुआ था. विलेज को नाडु या फिर कुर्रम भी कहा जाता था. विलेज और नाडु और कुर्रम बाय द लोएस्ट यूनिट, एक सबसे छोटा यूनिट था. इट मीन्स पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को यानी पूरे एम्पायर को प्रोविंसेस में बांटा गया जिसको मंडलम कहते थे. फिर मंडलम को वलनाडु में डिवाइड किया गया, वलनाडु को फिर नाडु या कुर्रम में डिवाइड किया जिसको हम लोग विलेज कहते हैं. ये सबसे लोएस्ट यूनिट था. तंजौर, कांची एंड पुहार वेयर द टाउन्स. ये सब चोल डायनेस्टी के टाइम में ये सब टाउन्स थे. ईच मंडलम वाज लुक्ड आफ्टर बाय गवर्नर्स. और हर मंडलम को लुक आफ्टर करने के लिए गवर्नर अपॉइंट किए गए थे. द चोल किंग्स गेव सम रिच लैंड ऑनर्स टाइटल. चोल राजाओं ने कुछ रिच लैंड ऑनर्स को टाइटल भी दे रखा था, जैसे मुवेंदवेलन, अरैयार. अरैयार मतलब चीफ होता है, एज मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, एंड गेव देम इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज टू होल्ड एट सेंटर. उनको कई सारे उनको ऑफिस दिया जाता था, है ना. द ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव ब्राह्मदेय. जो ब्राह्मण जाति के लोग होते थे उनको वो लोग क्या देते थे? ब्राह्मदेय देते थे, है ना, जो कि एक लैंड ग्रांट्स होता था, मतलब ज़मीन दी जाती थी ब्राह्मण्स को, है ना, जिसको ब्रह्मदेय कहा जाता था. रिजल्टिंग इन मेनी ब्राह्मण सेटल्ड इमर्जिंग इन द कावेरी वैली.
वो इसलिए वो ऐसा करते थे, ब्राह्मण्स को ब्रह्म दे दिया जाता था, यानी ज़मीन दी जाती थी, और वो ज़मीन इसलिए दी जाती थी ताकि वो कावेरी वैली में जाकर के सेटल हो सकें, मतलब बस सकें, ठीक है। विलेज असेंबलीज, द विलेज इंजॉयड सेल्फ गवर्नमेंट। हर विलेज में, जो कि चोल एम्पायर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था, वहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट होती थी अंडर द चोला किंग्स। ईच विलेज हैड 2 असेंबलीज। हर विलेज में 2 असेंबली होती थी, द ऊर एंड द सभा। द ऊर वाज द जनरल असेंबली ऑफ द विलेज एंड सभा वाज द गैदरिंग ऑफ ऑल मेल एडल्ट्स ऑफ द विलेज। ऊर जो होती थी वो जनरल असेंबली होती थी, और जो विलेज होता था, सभा जो होती थी, वो जितने भी विलेज के एडल्ट होते थे वो सारे लोगों की मीटिंग्स होती थी। ऑल अफेयर्स ऑफ द विलेजेस सच एज कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, इट्स कलेक्शन, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, शेयरिंग ऑफ वाटर, बिल्डिंग, रिपेयरिंग ऑफ टैंक्स एंड कैनल्स एक्सेट्रा वेयर लुक्ड आफ्टर बाई सब कमिटीज फॉर्म्ड बाई दीज असेंबलीज। द मेंबर्स ऑफ दिस असेंबलीज वेयर चूजन द वोटिंग सिस्टम। इस असेंबली के जो मेंबर्स होते थे वो वोटिंग सिस्टम के द्वारा चुने जाते थे। मतलब जो विलेज होता था ना, उसमें 2 असेंबलीज होती थी, उर एंड सभा। उर जो होती थी वो जनरल असेंबली होती थी, और सभा जो होती थी वो विलेज के एडल्ट लोगों की असेंबली होती थी। मतलब विलेज के जो एडल्ट होते थे, मतलब जिनकी एज 18 ईयर से एबव होती थी, उनकी असेंबली होती थी। और जितने भी विलेज के प्रॉब्लम्स थे, जैसे टैक्स कैलकुलेशन करना, उसका कलेक्शन करना, डिस्प्यूट्स यानी जो झगड़े होते थे उसको सेटलमेंट करना, वाटर की शेयरिंग कैसे होगी, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टैंक्स एंड कैनल, ये सारी चीज़ें सब कमिटी के द्वारा देखी जाती थी। सब कमिटी बनाई जाती थी इन असेंबलीज़ के द्वारा। जो उर और सभा 2 असेंबलीज थी, उनके द्वारा एक सब कमिटी बनाई जाती थी, और ये सब कमिटी इन सारे प्रॉब्लम्स को, सारी समस्याओं को वो देखते थे। Agrarian expansion in the south. Irrigation facilities were extended to new areas. चोल डायनेस्टीज के राजाओं के समय में कई एरियाज में इरिगेशन फैसिलिटी भी बढ़ाई गई। दिस एनेबल द ड्राई, बैरन एंड फॉरेस्ट लैंड। तो इसकी वजह से जब इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ाई गई तो जो ड्राई, बैरन लैंड थे टू बी मेड फिट फॉर कल्टिवेशन, वहाँ पर उसे खेती के लायक बनाया गया। दिस 2 न्यू डेवलपमेंट्स मेड देम सेल्फ डिपेंडेंट। तो ये दोनों डेवलपमेंट्स की वजह से जो चोल डायनेस्टी थी वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गई इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, खेती के मामले में। चोल टेम्पल्स had gathered a lot of wealth in the form of donation. जितने भी चोल टेम्पल्स थे वहाँ पे काफ़ी सारा धन इकट्ठा हो गया था डोनेशन के रूप में। मंदिर में जो दान आते थे, डोनेशन जो मिलती थी, तो इससे काफ़ी सारा धन वहाँ पर मंदिरों में इकट्ठा हो गया था। इन्वेस्टेड द मनी इन एग्रीकल्चर, तो इन सारे पैसों को एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट किया जाता था। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल्सो लेड टू एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से भी एग्रीकल्चर एक्सपेंशन में काफ़ी मदद मिली, सिंस मोर माउथ्स हैड टू बी फेड। क्योंकि जब अधिक पॉपुलेशन हुआ तो अधिक मुंह आ गए, पैदा हो गए मुंह, है ना। जब भी पॉपुलेशन बढ़ता है तो अधिक मुंह को अनाज देना होता है, ठीक है। तो इसके लिए तो ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। लेकिन एक फ़ायदा ये भी है, जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो मुंह अधिक होते हैं तो हाथ भी तो होता है ना। जब एक व्यक्ति पैदा होता है तो एक मुंह एक होता है बट हाथ उसके 2 होते हैं, यानी कि काम करने की शक्ति भी जो है वो बढ़ती है। तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होने से जो वर्किंग पीपल थे वो भी बढ़े। जब अधिक प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ी, पॉपुलेशन अधिक होने से अधिक प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराना था, तो काम करने के लिए हाथ भी अधिक उपलब्ध हो गए, ठीक है। चोल डायनेस्टीज के टाइम में और क्या हुआ, तो भक्ति एंड अदर फिलॉसफीज। ड्यूरिंग द 12th century डॉक्ट्रिन ऑफ भक्ति और कंप्लीट डिविजन टू गॉड बिकम पॉपुलर। मतलब भक्ति आंदोलन जो शुरू हुआ, लोगों में ईश्वर के प्रति जो डिवोशन की शुरुआत हुई, वो भी चोल डायनेस्टीज के टाइम में हुई थी। द भक्ति सेंट्स प्रीच दैट लविंग गॉड विथ अ प्योर हार्ट वाज द ओनली वे टू कम क्लोजर टू हिम। भक्ति संत ने यह उपदेश दिया, लविंग गॉड विथ अ प्योर हार्ट,
कि प्योर हार्ट के शुद्ध हृदय के साथ अगर ईश्वर को याद किया जाए तो यही एक ओनली वे है, यही एक तरीका है टू कम क्लोजर टू हिम, यानी ईश्वर के पास जाने का या ईश्वर की कृपा पाने का बस एक ही तरीका है, सच्चे हृदय से उसे याद करना, है ना। दे सैंग हिम्स दैट पीपल लव टू हेयर एंड सॉन्ग, वे लोग हिम्स गाते थे, हिम्स होता है भजन, ठीक है, वे लोग भजन गाते थे और लोग भी उसे गाना और सुनना पसंद करते थे। पीपल लव टू हियर एंड सिंग, पीपल पॉपुलर सेंट्स कॉल्ड नयनार एंड अलवार हु वेर डिवोटीज ऑफ शिवा एंड विष्णु, डिवोटी ऑफ नयनार, डिवोटी ऑफ शिवा आर कॉल्ड नयनार एंड डिवोटी ऑफ विष्णु कॉल्ड अलवार्स। तो ये दो तरह के सेंट थे, नयनार और अलवार्स। तो नयनार कौन होते थे, जो लोग शिव के भक्त होते थे, डिवोटी ऑफ शिवास आर कॉल्ड नयनार, और जो लोग विष्णु के भक्त होते थे वो अलवार का, मतलब दो इम्पॉर्टेंट गॉड माने जाते थे, शिव और विष्णु। फ्लोरिस्ट इन द तमिल रीजन, तमिल रीजन में, हम लोग साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं ना, चोल डायनेस्टी साउथ इंडिया में थी, तो उस रीजन में, तमिल रीजन में ये दो जो गॉड थे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। कम्मन्स तमिल रामायण, कम्मन ने तमिल में रामायण लिखी, कम्मन ने रामायण को तमिल में लिखी, इज कंसिडर्ड द क्लासिक इन तमिल लिटरेचर, जो तमिल लिटरेचर में काफ़ी फेमस हुआ। बशव फाउंडेड द लिंगायत सेक्शन, बशव ने लिंगायत सेक्शन की शुरुआत की। शंकराचार्य प्रीच्ड द अद्वैत फिलोसफी, शंकराचार्य ने अद्वैत फिलोसफी का उपदेश दिया। रामानुज, माधव वेर अदर रिलीजियस टीचर रिफॉर्मर्स ऑफ दोस टाइम। ये हम लोग चोल डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे कि भाई चोल डायनेस्टी के दौरान क्या क्या हुआ साउथ इंडिया में। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग तुर्किश इन्वेडर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और कल आपका ये चैप्टर ओवर भी हो जाएगा।